नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम पंचायती राज से संबंधित विभिन्न अनुच्छेदों पर डिस्कस कर रहे थे, ठीक ना दोस्तों। इसी कड़ी में आज हम अनुच्छेद पढ़ेंगे 243। क्या? एल। एल का मतलब होता है दोस्तों लागू होना, मतलब संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। ये संघ राज्य क्षेत्र क्या होते हैं जी? संघ राज्य क्षेत्र क्या होते हैं बताओ। ठीक, तो संघ राज्य क्षेत्र दोस्तों कहा जाता है केंद्र शासित प्रदेश को। क्या कहा जाता है? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश को ही संघ शासित कहा जाता है जी, संघ शासित क्षेत्र। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों? तो आंसर होगा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। किसमें? हमारे भारत में। ठीक, अब ये जो पंचायती राज का व्यवस्था है 73वां संविधान संशोधन 1992, क्या ये पूरे राज्य में लागू होगा कि संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश में भी लागू होगा? इसके संबंध में यह अनुच्छेद है। तो दोस्तों यह सभी राज्यों में तो लागू होगा, क्योंकि बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं कि राज्य में राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। इससे सिद्ध होता है कि यह राज्य में लागू होगा। लेकिन दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र में लागू होगा क्या? तो इसके लिए दोस्तों स्पेशल एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 243 एल। क्या कहता है? देखिए, इसका शीर्षक है संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, मतलब संघ राज्य क्षेत्र में भी लागू होगा। तो देखिए कैसे लागू होगा। पंचायती राज व्यवस्था केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होता है। लेकिन दोस्तों बेशक ये केंद्र शासित प्रदेश में लागू तो होता है, लेकिन कुछ बदलाव के साथ, कुछ संशोधन के साथ लागू होता है। जैसे लिखा हुआ है, हालांकि राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकते हैं कि इस भाग के प्रावधान किसी भी केंद्र शासित प्रदेश या उसके हिस्से पर ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन लागू होंगे जैसा कि वह अधिसूचना में निर्दिष्ट कर सकते हैं। समझे इसको कि दोस्तों जो पंचायती राज है ना, पंचायती राज है यह दोस्तों शासन का विकेंद्रीकृत रूप है। यह केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में क्या होगा दोस्तों? लागू होगा। क्या होगा? अगर पूछे क्या केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू होता है जी, तो हाँ होता है सर, ठीक ना। तो क्या होगा? होता है, लागू होगा, लेकिन कुछ बदलाव के साथ। दोस्तों क्या कर सकते हैं इसके संबंध में? राष्ट्रपति को पावर है ना, राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके, अधिसूचना जारी द्वारा इस भाग के प्रावधान किसी भी केंद्र अधिसूचना द्वारा इस भाग को जारी करके, लीजिए अधिसूचना जारी करके इस भाग के प्रावधान को, मतलब भाग 9, इस भाग के प्रावधान को, प्रावधान को कुछ संशोधन या अपवाद के अधीन, अपवाद के साथ, लिख लीजिए, के साथ लागू कर सकता है, लागू कर सकता है, कर सकता है। देखिए अब समझिए इसको। पंचायती राज व्यवस्था अर्थात भाग 9 73वें संविधान संशोधन केंद्र शासित प्रदेश 8 के 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश में लागू होंगे, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो कुछ संशोधन के साथ, कुछ अपवाद के साथ, कुछ छूट के साथ उन केंद्र शासित प्रदेश में या उस केंद्र शासित प्रदेश के किसी हिस्सा में, किसी भाग में लागू कर सकता है। ठीक,
मतलब इसमें से जो जो प्रावधान राष्ट्रपति को उचित लगता है वे प्रावधान को दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में लागू कर सकता है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में प्रत्यक्ष शासन किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। यहां कई केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है और कई केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों प्रशासक होते हैं। जैसे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, वहां मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। तो यह जो नियम है उसके लिए एक निर्देश है, केवल पावर नहीं है, निर्देश है। वहां जो भी पावर होता है दोस्तों वो राष्ट्रपति का होता है। ठीक, तो राष्ट्रपति वहां के मुख्यमंत्री को निर्देश दे सकता है कि भाई इस राज्य में कुछ संशोधन के साथ आप इस प्रावधान को लागू करें। राष्ट्रपति के ये पावर है, लेकिन राज्यों में ऐसा निर्देश नहीं दे सकता राष्ट्रपति। छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार का निर्देश नहीं दे सकता पंचायती राज से संबंधित राष्ट्रपति। पंचायतों से संबंधित में कोई भी टॉपिक पे कभी नहीं देगा कौन? राष्ट्रपति। ठीक जी, निर्देश नहीं दे सकता, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में निर्देश दे सकता है। ठीक है ना, क्लियर हुआ? तो यह है दोस्तों आपका 243L जो कि संघ राज्य क्षेत्रों में भी लागू होता है, दिल्ली में भी लागू होता है, पुडुचेरी में भी लागू होता है, ठीक, लक्षद्वीप में भी लागू होता है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी लागू होता है, यह आपके चंडीगढ़ में भी लागू होता है, लद्दाख में भी लागू होगा, दादर नगर हवेली एवं दमन एवं दीव में भी लागू होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर LM में। एम का मतलब होता है दोस्तों मना करना। एम मतलब मना करना, मतलब कहां कहां लागू नहीं होगा। चलिए, बड़ा आर्टिकल है ये, समझते हैं। देखिए क्या कहता है 243M। एम मतलब मना करना, मतलब कहां कहां यह प्रावधान लागू नहीं होगा। ठीक, देखिए 243M के खंड 1 के तहत कहा गया है कि इस भाग की कोई बात अनुच्छेद 244 के खंड 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और उसके खंड 2 में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों लागू नहीं होगी, क्षेत्रों को लागू नहीं होगी। मतलब देखिए अब अनुच्छेद 244 का जिक्र आया, यहां पर अनुच्छेद 244 में जिक्र आया, तो अनुच्छेद 244 में क्या है? अनुच्छेद 244 में क्या है जी? तो अनुच्छेद 244 में दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र है। मतलब अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन एवं नियंत्रण कैसे होगा और जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन एवं नियंत्रण कैसे होगा, इसके बारे में प्रावधान 244 में है। ठीक ना, तो दोस्तों ये इन प्रावधानों पे अनुसूचित क्षेत्र में और जनजातीय क्षेत्र में यह लागू नहीं होगा कहा जा रहा है। पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होता है, वही तो है, खंडों में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों को लागू नहीं होगी। कुल मिलाकर सारांश में बोलूं तो कुल मिलाकर दोस्तों यह समझने वाली बात है कि अनुसूचित क्षेत्रों में, पंचायती अनुसूचित क्षेत्रों में या जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था लागू होता है, लेकिन पेशा एक्ट के तहत लागू होता है। पेशा एक्ट कब बनाया गया था जी? 1996 में। इसीलिए तो कहा गया है जनजातीय क्षेत्र में दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से लागू नहीं होता, उसके अंदर एक काम करता है, क्या? तो पेशा अधिनियम कार्य करता है। ठीक, तो पेशा अधिनियम क्या है? तो पेशा एक्ट 1996 बनाया गया था भूरिया समिति के सिफारिश पर दोस्तों। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों की प्रबंधन के लिए विशेष अधिकार देता है। अर्थात जो पेशा एक्ट है ना, यह ग्राम सभा को सशक्त बनाने का, मजबूत बनाने का कार्य करता है, ग्राम सभा को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रोविजन क्या है उसको हम देखते हैं जी। 243M के खंड 2 देखिए, क्लास 2। 243M के क्लास 2 के तहत कहा गया है कि इस भाग की
कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी, अर्थात नागालैंड में लागू नहीं होगी, मेघालय में लागू नहीं होगी और मिजोरम में लागू नहीं होगी। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में यह पंचायती राज जो व्यवस्था है, यह जो सिस्टम है, यह लागू नहीं होगी। और मणिपुर के उन पहाड़ी क्षेत्रों पर जहां पहले से जिला परिषद है, तो मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में दोस्तों जहां पहले से जिला परिषद है ना, वहां भी यह लागू नहीं होगी, वहां भी लागू नहीं होगी। तो कितने राज्य हो गए? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर में पूरा नहीं, मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में जहां जिला परिषद काम कर रही है पहले से, वहां यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। अभी आगे देखेंगे किस तरीके से लागू होगी। प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं होता है दोस्तों, एक बात हमेशा रखना, प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं होता है, डायरेक्ट रूप से लागू नहीं होता है, कुछ बदलाव के साथ लागू होता है, पैसा एक्ट के तहत लागू होता है, उसको हम समझेंगे भी। देखिए ठीक, तो इतना समझ में आ गया होगा। नीचे देखिए 243 एम के खंड 3 में कहता है पश्चिम बंगाल राज्य, वेस्ट बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों को लागू नहीं होगी जहां दार्जिलिंग गोरखा हिल्स काउंसिल है। मतलब दोस्तों दार्जिलिंग जिले में ना, दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्र में ना एक परिषद काम करती है। क्या परिषद है? तो दार्जिलिंग गोरखा हिल्स परिषद, गोरखा हिल्स परिषद। देखिए दार्जिलिंग कहां पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पश्चिम बंगाल के दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र जहां ये परिषद काम करती है ना, गोरखा हिल्स परिषद, वहां यह पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होगी। क्लियर? ठीक, चलिए आगे। अब कैसे लागू होगी उसको हम समझ लेंगे। देखिए 243 एम के खंड 4 के तहत कहा गया है कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी का नागालैंड, मेघालय और मिजोरम अपने राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर सकते। देखिए पहले क्या बोल रहा था, लागू नहीं होगा, लेकिन क्रक्स में याद रखना लागू हो सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ। ये नागालैंड में भी लागू होगा, ये मेघालय में भी लागू होगा, यह मिजोरम में भी लागू होगा, लेकिन कुछ बदलाव के साथ, कुछ संशोधन के साथ लागू होगा। देखिए लागू कर सकता है, लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों के अलावा उसके लिए विधानसभा में विशेष बहुमत से एक संकल्प पारित करना होगा। क्या करना पड़ेगा? एक संकल्प पारित करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब इसको मैं क्रक्स में आपके लिए नोट्स बना देता हूं जी, लंबा चौड़ा क्यों समझना, तो सरल शब्दों में लिख लीजिए 243 एम दोस्तों जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं होता है। पहली बात याद रखना, अनुसूचित क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं होता है। अर्थात जो नागालैंड है, नागालैंड में और मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया में लागू नहीं होगा, लागू नहीं होगा। यदि यह राज्य नागालैंड, मेघालय, मिजोरम चाहता है कि यह पंचायती राज व्यवस्था हमारे राज्य में भी फले फूले, हमारे राज्य में भी लागू हो, तो लागू किया जा सकता है, लेकिन इन राज्यों का विधानसभा विशेष बहुमत से संकल्प पारित करेगा। विशेष बहुमत से क्या करेगा? संकल्प पारित करेगा, तब संकल्प पारित करेगा। अब यहां विशेष बहुमत मतलब राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत दोस्तों,
यदि अनुमति देता है तब इन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक ना, समझ में आ रहा है जी कि नहीं आ रहा है? ये प्रावधान कोई बताने वाला नहीं है, सिर्फ मैं बता रहा हूं। ठीक ना, आप एक एक टर्म्स को समझिए, इंपॉर्टेंस को समझिए आप। देखिए ठीक, तो इसका मतलब यही है, विधानसभा विशेष बहुमत से संकल्प पारित करेगा। ठीक, चलिए, प्रत्यक्ष रूप से ना लागू नहीं होता है जी। ठीक, देखिए, संसद विधि द्वारा इस भाग के उपबंधों का विस्तार खंड 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों पर ऐसे अपवादों और उपतरणों के अधीन रहते हुए कर सकेगा। मतलब दोस्तों, यदि संसद चाहे तो विधि बनाकर इस भाग का, मतलब इस पंचायती राज व्यवस्था का विस्तार अनुसूचित क्षेत्र में भी, जनजाति क्षेत्र में भी कर सकती है। कंडीशन क्या है? कर सकती, अधीन रहते हुए कर सकेगी, जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किया जाए और ऐसे किसी विधि की अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। मान लो, देखिए, संसद विधि बनाकर ना, कानून बनाकर, अधिनियम बनाकर अनुसूचित क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था का विस्तार करना चाहती है तो वह कर सकती है। लेकिन दोस्तों, जब विस्तार किया जाएगा तो यह विस्तार संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात यह दोस्तों साधारण बहुमत से कर सकती है। संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। ठीक, अगर विस्तार करेगा तो कौन से बहुमत से करेगा? तो साधारण बहुमत से करेगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक ना, ठीक, तो समझ में आया होगा यहां तक दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 243 एन पे। एन मतलब निरंतर बने रहना। ठीक, चलिए देखिए, 243 एन सीधा सीधा समझना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है 243 एन विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। जो विद्यमान विधि है और पंचायत है उसका बना रहना, इसका निरंतरता को बनाए रखना है। ठीक, इसके संबंध में क्या कहता है यह कि भाई यह जो अधिनियम है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1992 है, जो कि 1993 में लागू हुआ। 1993 में लागू होता है, हम पढ़ चुके हैं। तो इससे पहले भी तो कई पंचायत बन चुकी थी। याद होगा 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था, जिसके तहत राजस्थान के नागौर जिले में पंचायतों का गठन किया जा चुका था। आंध्र प्रदेश में गठन किया गया था, मध्य प्रदेश में भी गठन किया गया था, लेकिन उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, इसलिए वो सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। दोस्तों, पहले से पंचायत काम कर रही है, उन पंचायतों का बने रहना, इस संशोधन के पूर्व पहले जो पंचायत है ना, पंचायत है, इस कानून की वजह से वो भंग नहीं होगा, वो बने रहेंगे। समझ रहे ना, वो बने रहेंगे और आगे भी दोस्तों बने रहेंगे, यही कहा जा रहा है इसके तहत। ठीक, तो पढ़ देता हूं। संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 से पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक रूप से लागू हुआ, लेकिन पंचायतों से संबंधित कई कानून इससे पहले कई राज्यों में चल रहे थे। उन्हें पुराने कानूनों को संशोधित करने या समाप्त करने का 1 वर्ष का समय विधानमंडलों को दिया गया। जो पहले से दोस्तों पहले से कई राज्यों में कानून चल रहे थे या पंचायत की स्थापना हो चुका था, उन कानूनों को संशोधन करने या उसको समाप्त करने का समय राज्य विधानमंडल को 1 वर्ष का दिया गया था। 1 वर्ष है आपके पास, 1 वर्ष के अंदर आपके राज्य में जो पंचायत सिस्टम चल रहा है या जो कानून चल रहा है उसको संशोधन कर दो या तो समाप्त कर दो, लेकिन पंचायत को घटित मत करना, वो चलता ही रहेगा, बने रहेगा अपने कार्यकाल तक, उसके बाद फिर से चुनाव होगा। ठीक,
ताकि नए बने कानून से वो संगत हो जाए, ताकि वो संविधान से संगत हो जाए। संविधान में जिन मूल्यों की बात की गई है, जिन प्रावधानों की बात की गई है, उस प्रावधान के अनुरूप होना चाहिए, तब तो वो मान्य होगा, अदरवाइज मान्य नहीं होगा। ठीक, चलिए, अगर 1 वर्ष के भीतर कुछ भी नहीं किया जाता है तो वह कानून अपने आप ही अर्थात स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर? तो समझ में आया होगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब पंचायतों का बने रहना, बस इतना याद रखना है। चलिए, लास्ट अनुच्छेद, संविधान का सिलसिला यहां से दोस्तों लास्ट अनुच्छेद, फिर उसके बाद सीधे हम इसके बाद हम 11वीं अनुसूची को पढ़ेंगे, क्या क्या विषय है। उसके बाद दोस्तों हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम पे जंप करेंगे, एक एक फैक्ट को डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए देखिए, 243 ओ क्या कहता है, ध्यान से हम समझते हैं। 243 ओ निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्जन है। देखिए, अब जो न्यायालय है, अब न्यायालय में चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, या सत्र न्यायालय हो, या जिला न्यायालय हो, वो पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये 243 ओ में लिखा हुआ है। क्या क्या कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो याद रखना 2 कार्यों में। क्या? निर्वाचन क्षेत्र और सीट के संबंध में। निर्वाचन क्षेत्र विभाजन किया जाएगा, किसको कितना सीट मिला, इसके संबंध में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। देखिए लिखा हुआ है, पंचायत चुनाव के लिए क्षेत्र विभाजन, जैसे पंचायत चुनावों के लिए ये क्षेत्र विभाजन किया गया, वार्डों में विभाजन किया गया, पंचायत क्षेत्र में विभाजन किया गया, 1 2 3 3 पंचायत निर्वाचन क्षेत्र कुछ कोई विवाद हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, मान लो इसके बीच इसका क्षेत्र बड़ा हो गया, मेरा क्षेत्र छोटा हो गया करके विवाद होता है, तो ऐसे मामलों को न्यायालय में नहीं उठाया जाएगा, न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है, ठीक ना। या सीटों का निर्धारण के लिए, सीटों का निर्धारण, इस पंचायत में इतना सीट आया, 11 सीट था, 12 क्यों नहीं आया, 13 सीट क्यों नहीं आया, इस सीटों के निर्धारण में कोई विवाद होता है तो न्यायालय के हस्तक्षेप से वो बाहर है, ऐसे मुद्दों को न्यायालय में नहीं उठाया जाएगा, ठीक, को कोर्ट में नहीं लाया जा सकता, बिल्कुल। तो दूसरा, अब भाई मामला को, ऐसे मामलों में मान लो चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग के तहत कोई भी विवाद होता है, किसी चुनाव में धांधली होता है, निर्वाचन क्षेत्र को विभाजन को लेकर कोई धांधली होता है, या सीटों को लेकर कोई धांधली होता है, विवाद होता है, तो ऐसे मामलों को न्यायालय में नहीं उठाया जा सकता, सत्र न्यायालय में भी नहीं उठाया जा सकता, आपके दोस्तों जिला न्यायालय में भी नहीं उठाया जा सकता, आपका हाई कोर्ट में भी नहीं उठाया जा सकता, और सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं उठाया जा सकता। तो कहां उठाया जाएगा, इसका निराकरण कौन करेगा, तो इसी अनुच्छेद में निराकरण करेगा, उसको भी बताया गया है, ठीक। तो कौन है दोस्तों, तो लिखिए, चुनाव चुनौतियां, जो भी चुनाव चुनौतियां उत्पन्न होगी, चुनाव संबंधित जो चुनौती है या समस्याएं हैं वो उत्पन्न होगी, उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए राज्य विधानमंडल एक प्राधिकरण का गठन करेगा, ठीक ना। देखिए, पंचायत चुनाव से संबंधित विवाद केवल राज्य, केवल शब्द देखिए, केवल राज्य द्वारा निर्धारित प्राधिकरण, राज्य द्वारा निर्धारित प्राधिकरण के पास ही की जा सकती है, सीधे न्यायालय में नहीं। तो इसके लिए दोस्तों प्राधिकरण का गठन किया जाएगा जो इस मामलों को निपटाएगा, ठीक ना। तो राज्यों में दोस्तों प्राधिकरण का गठन किया जाता है, जो ऐसे मामलों को क्या किया जाता है, ऐसे मामलों को निपटाया जाता है। इसे दोस्तों न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, चुनाव संबंधित ना अन्य मामलों में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन चुनाव संबंधित जो भी विवाद होता है, किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट होता है, ऐसे मामलों को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है दोस्तों, ठीक ना। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, कल फिर पढ़ेंगे कि 11वीं अनुसूची में क्या क्या विषय हैं, उसके बाद हम सीधे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 को पढ़ेंगे धारा वाइज दोस्तों, और बहुत स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं एक एक कंसेप्ट को बिल्ड करूंगा आपका। यहां तक दोस्तों पढ़ के आपको बहुत मजा आया होगा, आपका जो सोचने का तरीका है वो डेवलप हो गया होगा, है ना दोस्तों। संविधान पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है,
संविधान आप पढ़ गए तो कोई भी कानून को आप समझ पाएंगे, क्योंकि जो कानून बनने वाला है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, वो संविधान के अनुरूप ही बनेगा। समझ रहा है ना? संविधान के प्रावधानों को पालन करते हुए बनाया जाएगा। इसलिए हम पहले अनुच्छेदों को पढ़े, और क्वेश्चन भी अलग अलग पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन दो तरह से पूछा, संविधान के अनुसार बताइए। देखो क्वेश्चन का डायमेंशन बता रहा हूं, संविधान 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 के अनुसार क्वेश्चन हो सकता है, अनुसार। या दूसरा पूछ सकता है, संविधान में उल्लेख है क्या, संविधान में उल्लेख है क्या। जैसे जनपद पंचायत का पूछूं तो जनपद पंचायत का संविधान में उल्लेख है, ऐसे स्टेटमेंट दूंगा तो स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि संविधान में जनपद पंचायत शब्द का उल्लेख नहीं है, वो राज्य विधानमंडल पे तय किया गया है। समझ में आ रहा है ना? ठीक। जैसे राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल, उसका अवधि, उसका वेतन भत्ते संविधान में उल्लेख है क्या, तो नहीं, यह राज्य विधानमंडल तय करेगा। समझ रहे ना? तो कुछ चीजें दोस्तों इसमें उल्लेख नहीं, इसी को पूछा जाता है कि राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, संविधान में उल्लेखित है, तो स्टेटमेंट गलत होगा, 5 वर्ष का होता ही नहीं है। ठीक ना? तो चलिए, कह दिया कि राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त को या अध्यक्ष को राज्यपाल हटाता है, तो स्टेटमेंट गलत है, राज्यपाल नहीं हटाता, संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति हटाता है, जिसको हम पढ़ चुके हैं, यह संविधान में ऐसा प्रावधान है। ठीक ना? तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।